आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एड्रीनल ग्लैंड्स के बारे में। एड्रीनल ग्लैंड्स किडनी के ऊपर पड़े हुए होते हैं। सबसे पहले इसकी एक डायग्राम देख लेते हैं। लेट्स सपोज ये कोई किडनी है। इस किडनी के ऊपर पड़ा हुआ होगा एड्रीनल ग्लैंड्स। एड्रीनल ग्लैंड्स अमूमन ट्राइएंगुलर शेप या पायरामिडल शेप के होते हैं और इसके दो पार्ट्स होते हैं। ये बाहर वाला पार्ट जिसको मैं कलर कर रहा हूं, इसको एड्रीनल कॉर्टेक्स का नाम देते हैं। दिस इज कॉल्ड एड्रीनल कॉर्टेक्स। बायो में कहीं पे भी लफ्ज कॉर्टेक्स आ जाए तो कॉर्टेक्स हमेशा एक्सटर्नल पार्ट के लिए, बैरूनी पार्ट के लिए वर्ड इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद ये जो इसका इंटरनल पार्ट है, दिस वन, इसको हम नाम देते हैं एड्रीनल मेडुला। और मेडुला का वर्ड भी मोस्टली इंटरनल के लिए यूज किया जाता है, अंदर के लिए। एड्रीनल मेडुला बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्लैंड है ये, और हर किडनी के ऊपर ये ग्लैंड एक मौजूद होगा। चूंकि हम जानते हैं पेयर ऑफ किडनीज होते हैं तो ये ग्लैंड्स भी पेयर की शक्ल में होंगे। मैं यहाँ पे मेंशन भी कर देता हूं, एड्रीनल ग्लैंड्स प्रेजेंट इन पेयर, ये हमेशा पेयर की शक्ल में मौजूद होंगे। और इसका जो एक्सटर्नल पार्ट होगा उसको एड्रीनल कॉर्टेक्स कहते हैं। एक्सटर्नल रीजन या एक्सटर्नल पार्ट is called adrenal cortex, while internal part is called adrenal medulla. अब ये जो एड्रीनल कॉर्टेक्स है, इससे काफ़ी हार्मोन पैदा होते हैं और उनके फंक्शन भी हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। इसी तरीके से जो एड्रीनल मेडुला पार्ट है उसके भी अपने मखसूस हार्मोन्स होंगे और उनके भी हम डिटेल में फंक्शन को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इस एक्सटर्नल पार्ट यानी कि एड्रीनल कॉर्टेक्स को। एड्रीनल कॉर्टेक्स, एड्रीनल कॉर्टेक्स से जो हार्मोन पैदा होते हैं उन तमाम हार्मोन्स को मजमूई तौर पे हम एक नाम देते हैं कार्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन्स। द हार्मोन्स ऑफ एड्रीनल कॉर्टेक्स आर कॉल्ड कार्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन्स। इनको हम कार्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन्स भी कहते हैं और इन्हीं का एक और नाम होता है दैट इज कॉल्ड कार्टिसोल हार्मोन। अब ये कार्टिकोस्टेरॉइड क्यों कहते हैं इन्हें, या कार्टिसोल क्यों कहते हैं? तो ये जो हार्मोन्स होते हैं, इन तमाम हार्मोन्स की नेचर ये है कि ये लिपिड इन नेचर होते हैं। आपने पीछे ये डिस्कस किया होगा, पढ़ा होगा इस चीज को कि हार्मोन जो होते हैं वो डिफरेंट कैटेगरी के होते हैं। कुछ प्रोटीनिक इन नेचर होते हैं, कुछ लिपिड इन नेचर होते हैं, कुछ इमाइन इन नेचर होते हैं। तो ये जो एड्रीनल कॉर्टेक्स के सारे हार्मोन हम डिस्कस करेंगे आज, वो सारे के सारे लिपिड इन नेचर होते हैं। इसी वजह से हम उनको कार्टिकोस्टेरॉइड, कार्टिको तो आ गया ना कॉर्टेक्स की वजह से, ये नाम को इंडिकेट कर रहा है कि कॉर्टेक्स के जो हार्मोन है। स्टेरॉइड, यू नो दैट स्टेरॉइड इज अ टाइप ऑफ लिपिड, तो इसलिए ये तमाम के तमाम हार्मोन जो हैं लिपिड इन नेचर होने की वजह से इनको हम कार्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन का नाम देते हैं। अब ये जो कार्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन है, इनमें से तीन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। उनके नाम मैं मेंशन कर देता हूं, सम इंपॉर्टेंट हार्मोन्स। वो ये वाले हैं। एक को हम नाम देते हैं एल्डोस्टेरोन हार्मोन, दूसरे को हम नाम देते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, और तीसरे को हम नाम देते हैं एंड्रोजन्स हार्मोन।
अब ये जो 3 इंपॉर्टेंट हार्मोन्स है ये सिर्फ एड्रिनल कॉर्टेक्स के हैं, उसके बाद हम फर्दर एड्रिनल मेडुला की तरफ जाएंगे। तो पहले एक एक करके इनके फंक्शन को डिटेल में सीख लेते हैं। तो सबसे पहले आ जाते हैं एल्डोस्टेरोन हार्मोन, ये जो है एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन हार्मोन ये मिनरेलोकॉर्टिकाइड है, इट इज मिनरेलोकॉर्टिकाइड। अब मिनरेलोकॉर्टिकाइड का मतलब ये होता है कि ये हार्मोन उस ग्रुप से ताल्लुक रखता है जिसका मकसद होता है हमारी बॉडी में मिनरल्स को मेंटेन करना। तो एड्रिनल कॉर्टेक्स के कुछ हार्मोन्स हैं जिनको कलेक्टिवली हम नाम देंगे मिनरेलोकॉर्टिकाइड, और उनका फंक्शन ये होता है कि वो हार्मोन हमारी बॉडी में डिफरेंट किस्म के जो मिनरल्स हैं, सोडियम है, पोटाशियम है, क्लोराइड है, बाइकार्बोनेट है, उनको मेंटेन करवाना इन मिनरेलोकॉर्टिकाइड का काम होता है। और इन मिनरेलोकॉर्टिकाइड में से एक हार्मोन है एल्डोस्टेरोन। तो आज हम एल्डोस्टेरोन का फंक्शन सेपरेटली डिस्कस करते हैं। इट इज मिनरेलोकॉर्टिकाइड हार्मोन। अब इसका फंक्शन क्या है जी? इट मेंटेन्स सोडियम एंड पोटाशियम लेवल इन द ब्लड। ये हमारे ब्लड के अंदर सोडियम और पोटाशियम को मेंटेन करता है। जब कभी सोडियम का लेवल अपने नॉर्मल लेवल से लो हो जाएगा तो ये हार्मोन आके उसको अपग्रेड करेगा, उसको मजीद बढ़ाएगा और नॉर्मल लेवल पे लेके आएगा। इफ सोडियम डिक्रीजेस फ्रॉम नॉर्मल लेवल, then aldosterone increases it to the normal level। इसी तरीके से अगर पोटाशियम का लेवल हमारी बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर ज्यादा हो जाए तो ये हार्मोन उस पोटाशियम लेवल को कम करके नॉर्मल लेवल पे ले आता है। इफ पोटाशियम लेवल increases from the normal value, this aldosterone decreases the potassium to the normal value। अब सोडियम और पोटाशियम की मेंटेनेंस करवाना इस हार्मोन का इंपॉर्टेंट काम है, और सोडियम और पोटाशियम की मेंटेनेंस के साथ ही ये हमारी बॉडी के अंदर ब्लड प्रेशर को भी मेंटेन करवाता है। इफ ब्लड प्रेशर इज डिक्रीज्ड, अगर कभी ब्लड प्रेशर कम हो जाए तो ये उसको इंक्रीज करके नॉर्मल लेवल पे लेके आएगा। ब्लड प्रेशर इज डिक्रीज्ड, देन एल्डोस्टेरोन increases it to the normal level। तो हमें आइडिया हो गया कि ये जो एल्डोस्टेरोन हार्मोन है ये बेसिकली हमारी बॉडी के अंदर मिनरल्स को ही मेंटेन करवाता है, और पर्टिकुलरली सोडियम और पोटाशियम की मेंटेनेंस करवाता है, और साथ ही हमारी बॉडी के अंदर ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। तो इससे ये क्लियर भी हो गया कि अगर एल्डोस्टेरोन हार्मोन प्रॉपर पैदा नहीं होगा तो हमारी बॉडी के अंदर ब्लड प्रेशर भी एक नॉर्मल वैल्यू पे मेंटेन नहीं हो सकता। अब हम आ जाते हैं दूसरे हार्मोन की तरफ, एड्रिनल कॉर्टेक्स का दूसरा हार्मोन जिसका नाम है ग्लूकोकॉर्टिकाइड। अगर आप लफ्जों पे गौर करें तो आपको बहुत सी चीजें यहीं से आइडिया हो जाएंगी। ग्लूको नाम से जाहिर है, ग्लूको का मतलब होता है ग्लूकोज। तो ये हार्मोन ऐसा हार्मोन है जो हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज को मेंटेन करवाता है। अच्छा, यहाँ पे ये कंफ्यूज मत होइएगा कि ग्लूकोज को, शुगर लेवल को हमारी बॉडी में मेंटेन करवाना वो तो इंसुलिन हार्मोन का काम था जो कि पैदा हो रही थी पेंक्रियाज से, लेकिन आज हम यहाँ पे एड्रिनल
कॉर्टेक्स के ग्लैंड के अंदर इसको ग्लूकोज को क्यों डिस्कस कर रहे हैं। तो ये जरा एक इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है, इसको पहले समझ लेते हैं, फिर इसका मैं फंक्शन लिखवा देता हूं। अब देखें, होता यूं है कि हमारी बॉडी के अंदर जब भी ग्लूकोज बहुत ज्यादा कम हो जाए, ये मैं साइड पे यहां पे मेंशन कर देता हूं, इफ ग्लूकोज इज सीवियरली डिक्रीज्ड, अगर ग्लूकोज का लेवल बहुत ज्यादा कम हो गया है तो उस सूरत के अंदर ये वाला हार्मोन क्या करेगा, हमारी बॉडी के अंदर जो लिपिड्स पड़ी होती हैं, लिपिड्स एंड प्रोटीन्स, लिपिड्स और प्रोटीन्स को तोड़ के उनको कन्वर्ट करके ग्लूकोज बनाया जाता है। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा फंक्शन है इसका, यानी कि हमारी बॉडी में जब भी ग्लूकोज का लेवल एक सीवियरली लेवल तक, एक कह लें कि बहुत कम लेवल तक जो है वो चला जाएगा, बहुत डिक्रीज हो जाएगा, तो उस सूरत के अंदर हमारी बॉडी में जितनी भी लिपिड्स और प्रोटीन्स होंगी उनको तोड़ के कन्वर्ट करके ग्लूकोज में तब्दील कर दिया जाएगा। और इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो चलें जी डिस्कस कर लेते हैं इसको। ग्लूकोकॉर्टिकाइड promotes ग्लूकोनियोजेनेसिस। अब ये ग्लूकोनियोजेनेसिस मैंने आपको बता दिया क्या होता है, जेनेसिस टू मेंटेन द ब्लड शुगर लेवल। मैं अगेन इसको रिपीट कर देता हूं कि ग्लूकोकॉर्टिकाइड को इंसुलिन के साथ, जो हमने पेंक्रियाज के अंदर इंसुलिन का जिक्र किया था, इंसुलिन के साथ इसका डायरेक्ट रिलेशन नहीं जोड़ना, उसका अलग फंक्शन है, इसका अलग फंक्शन है। इंसुलिन का काम सिर्फ ये था कि अगर शुगर का लेवल बहुत हाई हो जाता है तो उसको नॉर्मल लेवल पे, लो लेवल पे लेके आना। इसी तरीके से पेंक्रियाज में हमने एक और हार्मोन डिस्कस किया था जिसका नाम था ग्लूकागॉन। ग्लूकागॉन का ये काम था कि अगर शुगर का लेवल कम हो गया है तो वो हमारे जिगर के अंदर पड़ी हुई ग्लाइकोजन को तोड़ के शुगर का लेवल बढ़ाता था। यानी कि जो हमारी बॉडी में ऑलरेडी ग्लूकोज जमा हुई पड़ी है ग्लाइकोजन की शक्ल में, उस ग्लाइकोजन को तोड़ के ग्लूकोज में कन्वर्ट करवाना, ये ग्लूकागॉन हार्मोन का काम था। बट आज हम बिल्कुल एक डिफरेंट चीज डिस्कस कर रहे हैं कि अगर हमारी बॉडी में ग्लूकोज बहुत ही कम हो जाए, हो ही ना, बहुत ही कम हो जाए और हमारे पास सोर्स भी उसका कोई दूसरा यानी कि ग्लाइकोजन मौजूद ना हो, बहुत कम लेवल पे चली जाए, तो उस सूरत में क्या करना पड़ेगा, उस सूरत में लिपिड्स और प्रोटीन को तोड़ के कन्वर्ट करके ग्लूकोज में तब्दील किया जाता है। और ये वाला फंक्शन सिर्फ ये ग्लूकोकॉर्टिकाइड हार्मोन कर सकता है। ये वाला फंक्शन यानी कि ग्लूकोनियोजेनेसिस वाला फंक्शन, ये इंसुलिन या ग्लूकागॉन का काम नहीं होता। तो इन दोनों में आपने फर्क रखना है। अच्छा जी, नेक्स्ट हम चलते हैं। अच्छा, इसमें यह भी नोट कर लीजिएगा कि ये ग्लूकोकॉर्टिकाइड अगर किसी इंसान में बहुत सवियर, बहुत ज्यादा मिकदार में पैदा हो जाए तो ये नुकसान भी करता है। कैसे जी? इफ ग्लूकोकॉर्टिकाइड इज एक्सेसिवली प्रोड्यूस्ड, तो आप थोड़ा ज़हन पे जोर देके बताएं कि अगर ये हार्मोन ज्यादा पैदा हो गया तो क्या नुकसान होगा। देखिए, अगर ये हार्मोन ज्यादा पैदा हो गया तो ये सारी लिपिड, सारी प्रोटीन को तोड़ तोड़ के ग्लूकोज में कन्वर्ट करना शुरू कर देगा। एज ए रिजल्ट ग्लूकोज का लेवल हमारे ब्लड में बहुत ज्यादा होना शुरू हो जाएगा, और ग्लूकोज का हमारे ब्लड में ज्यादा हो जाना हाइपरग्लाइसीमिया कहलाता है। ये देखें, इफ ग्लूकोकॉर्टिकाइड इज एक्सेसिवली प्रोड्यूस्ड इट कैन कॉज हाइपरग्लाइसीमिया। पहले भी मैं मेंशन कर चुका हूं, ईमिया जहां पे आ जाता है, ईमिया का मतलब होता है ब्लड, और ग्लाइसी ये तो ग्लूकोज के लिए है, और हाइपर, हाइपर यू नो दैट, हाइपर मीन इंक्रीज्ड, बढ़ जाना, ज्यादा हो जाना, तेज हो जाना। वेल, मूव टुवर्ड द नेक्स्ट हार्मोन, दैट इज एंड्रोजन हार्मोन। एंड्रोजन हार्मोन जो होते हैं ये मेल के अंदर, मर्दों के अंदर
सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को प्रमोट करते हैं। एंड्रोजन्स प्रमोट सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स इन मेल। मर्दों के अंदर ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक को डेवलप करवाते हैं। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर कौन से होते हैं? चलें इसकी मैं डिटेल बता देता हूं। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, पहले इसको समझ लेते हैं फिर इसको लिख लेते हैं। ऐसे कैरेक्टर जो कि मर्दों के अंदर उनकी आप कह लें कि पर्सनैलिटी में तो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, उनको उनकी जो फिजिकल अपीयरेंस है उसमें तो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, लेकिन सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर कभी भी बच्चा पैदा करवाने में रोल प्ले नहीं करते। पहले इसको समझते हैं, देखें जी कैसे। दाढ़ी का पैदा होना, मूछ का पैदा होना, ये लेंगे मुस्टैच, मूछों का पैदा होना, दाढ़ी का पैदा होना, बियर्ड, हेयर ग्रोथ जो एक्सिलरी रीजन में होते हैं, प्यूबिक रीजन में हेयर ग्रोथ होती है। अब ये ऐसे करेक्टर हैं जिनसे बच्चा पैदा होने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर किसी मेल की मूंछ पैदा हुई है या नहीं पैदा हुई तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो आगे अपनी नस्ल को चला सकता है, आगे वो बच्चे पैदा कर सकता है। इन तमाम करेक्टर को जो बच्चा पैदा करवाने में डायरेक्ट कोई रोल प्ले नहीं करते उनको कहते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर। लेकिन मर्दों के अंदर जो स्पर्म प्रोडक्शन का फिनोमेना है जिससे आगे बच्चे पैदा होंगे, स्पर्म प्रोडक्शन के फिनोमेना को हम प्राइमरी सेक्सुअल करेक्टर कहते हैं। लेकिन आज जो हम हार्मोन डिस्कस कर रहे हैं, एंड्रोजन हार्मोन, यह हार्मोन प्राइमरी सेक्सुअल करेक्टर यानी कि स्पर्म प्रोडक्शन पे इतना रोल प्ले नहीं करता। इसका रोल होता है सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर, यानी कि मुस्टैच, बियर्ड, हेयर ग्रोथ, वॉइस चेंज, आवाज तब्दील हो जाना। जैसे एक छोटा बच्चा होता है वो जैसे अडल्ट होता है तो उसकी आवाज में तब्दीली आ जाती है, वॉइस चेंज। ये तमाम के तमाम जो करेक्टर हैं ये सेकेंडरी हैं। और अगेन आई एम रिपीटिंग कि ये वो करेक्टर हैं जिनसे बच्चा पैदा होने पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आप खुद सोचें कि एक मेल है, उसकी आवाज चेंज नहीं हुई, भारी आवाज नहीं हुई, या उसकी दाढ़ी या मूछ पैदा नहीं हुई, तो इससे उसके आगे आने वाली नस्ल पे या बच्चों के पैदा होने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, अच्छा, ये हार्मोन मर्दों के साथ साथ खवातीन में, लेडीज में भी प्रोड्यूस होता है, लेकिन थोड़ी सी मिकदार में। वेरी स्मॉल अमाउंट of androgen is produced in both male and female. तो एड्रिनल कॉर्टेक्स के जो हार्मोन थे उनको हमने डिटेल में पढ़ लिया है। अब हम जाएंगे एड्रिनल मेडुला के जो हार्मोन हैं उन पे डिटेल में बात करते हैं। तो चलें जी, अब हम बात करते हैं एड्रिनल मेडुला। एड्रिनल ग्लैंड का जो सेंट्रल पार्ट होता है उसको एड्रिनल मेडुला कहा जाता है। द सेंट्रल पार्ट ऑफ एड्रिनल ग्लैंड, पीछे में हमने डायग्राम में देखा भी है। द सेंट्रल पार्ट ऑफ एड्रिनल ग्लैंड इज कॉल्ड एड्रिनल मेडुला। ओके, ये जो एड्रिनल मेडुला है इसके अंदर कुछ खास किस्म के सेल्स होते हैं जिनको हम नाम देते हैं क्रोमाफिन सेल्स। इट हैज स्पेशल सेल्स called chromaffin cells. ये जो क्रोमाफिन सेल्स हैं, इन सेलों का काम होता है हार्मोन पैदा करना, which produce two important hormones. अब वो दो हार्मोन्स कौन से हैं? उनमें से एक को हम कहते हैं एपिनेफ्रीन और दूसरे को हम नाम देते हैं नॉर एपिनेफ्रीन।
अब इनके फंक्शंस क्या हैं, लेट्स सी देयर फंक्शंस। सबसे पहले आ जाते हैं जी एपिनेफ्रिन पे। इसको एपिनेफ्रिन भी कहते हैं और इसका एक पुराना नाम था एड्रीनालिन। मार्केट में ये एड्रीनालिन के नाम से इंजेक्शन अवेलेबल होते हैं। अब ये किस पर्पस के लिए यूज किए जाते हैं उसको भी मैं इन्हीं फंक्शंस के अंदर बता देता हूं। तो एपिनेफ्रिन हार्मोन, इसको हम स्ट्रेस हार्मोन या इमरजेंसी हार्मोन भी कहते हैं। इट इज कॉल्ड स्ट्रेस हार्मोन और इमरजेंसी हार्मोन। इसको स्ट्रेस हार्मोन या इमरजेंसी हार्मोन कहते हैं। अब क्यों इसको स्ट्रेस या इमरजेंसी हार्मोन क्यों कहते हैं, क्योंकि जब भी ये हमारी बॉडी के अंदर पैदा होगा ये हमारी बॉडी के अंदर इमरजेंसी सिचुएशन पैदा कर देगा। इट कॉजेज इमरजेंसी सिचुएशन इन द बॉडी। अब वो इमरजेंसी सिचुएशन कौन सी हो सकती है, उनमें से पहले नंबर पे आता है जी, ये हमारे दिल की धड़कन को और ब्लड प्रेशर को तेज कर देगा। इट इंक्रीजेस हार्ट बीट एंड ब्लड प्रेशर। एक तो ये दिल की धड़कन को तेज कर देगा, ब्लड प्रेशर को तेज कर देगा, हमारे रिस्पायरेशन रेट को तेज कर देगा। इट इंक्रीजेस रिस्पायरेशन रेट, यानी कि सांस लेने की रफ्तार बहुत तेज हो जाएगी। और साथ ही साथ ये हमारी बॉडी के अंदर शुगर की मिकदार को भी ज्यादा कर देगा। इट इंक्रीजेस ग्लूकोज लेवल। हमारी बॉडी में जितना भी ग्लाइकोजन पड़ा होगा उसको ब्रेक डाउन करके तोड़ के, ग्लाइकोजन को तोड़ के ग्लूकोज में कन्वर्ट करना शुरू कर देगा। इट आल्सो कॉजेज वेजोडाइलेशन। वेजोडाइलेशन कहते हैं ये जो खून की नालियां होती हैं उनका फूल जाना, साइज में बड़ा हो जाना। साइज में बड़ा हो जाना तो नहीं कहेंगे, उसे कहेंगे स्वेल हो जाना या एक्सपेंड हो जाना, फैल जाना। ठीक है जी। तो जो खून की नालियां वो फैलना शुरू कर देंगी उसको हम बोलते हैं वेजोडाइलेशन। साथ ही साथ ये जो आंखों की पुतलियां होती हैं उनको डायलेट कर देगा। प्यूपल्स, इट डायलेट्स प्यूपल्स, आंखों की पुतलियां। अच्छा, अब हम ये भी देख लेते हैं कि ये जो एड्रिनल जो हार्मोन है, एड्रिनल हार्मोन, ये मेडिकली हम पेशेंट्स को, मरीजों को इसका क्यों इस्तेमाल करवाते हैं। जब भी कोई एस्थमेटिक पेशेंट होगा, दमा जिसको कहते हैं एस्थमेटिक पेशेंट, उसको चूंकि सांस लेने में, अस्थमा के पेशेंट को सांस लेने में बड़ी दिक्कत होती है, तकलीफ होती है, तो उस पेशेंट को हम ये एड्रिनालिन यानी कि एपिनेफ्रिन का इंजेक्शन लगा देते हैं, जिसकी वजह से उसका जो ब्रीदिंग है, वो सांस लेने की जो रफ्तार है वो तेज हो जाती है। तो इसलिए डॉक्टर हजरात एड्रिनालिन का इंजेक्शन अस्थमा के पेशेंट को यूज करवाते हैं। तो यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूं, एपिनेफ्रिन is used for asthmatic patient, for acute asthmatic patient. दमा के जो मरीज होते हैं, अस्थमा। अच्छा, आपको कभी इत्फाक हुआ हो स्टेज पे जाने का, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में आपने कभी जाके कोई स्पीच वगैरह की हो, तो आपने कभी नोट किया कि जब भी आप स्टेज पे जाते हैं तो आपके जो दिल की धड़कन है वो तेज हो जाती है, आपकी सांस की रफ्तार तेज हो जाती है, पसीने आना शुरू हो जाते हैं। तो कभी नोट किया कि क्यों जब भी हम स्टेज पे जाते हैं तो ऐसा क्यों हमारे साथ होता है। शुरू के दिनों में ऐसा होगा, फिर जब आप बार बार स्टेज पे जा रहे हैं, कोई स्पीच वगैरह कंटिन्यूसली कर रहे हैं, तो फिर आपकी ये जो रूटीन है ये थोड़ा नॉर्मलाइज हो जाती है। बट जब भी कभी आप कोई ऐसा काम करेंगे, कोई टेंशन वाला, परेशानी वाला काम करेंगे, आप स्टेज पे जा रहे हैं स्पीच के लिए, या खुदा न खासा कोई आपकी किसी से लड़ाई हो गई है,
कोई झगड़ा हो गया तो उस वक्त भी ये जो आपके अंदर ये जो सिचुएशन मैंने लिखी हुई है, दिल की धड़कन तेज हो जाना, पसीना आना शुरू हो जाना, सांस की रफ्तार तेज हो जाना, ये सारी कंडीशन होती हैं। और ये सारी कंडीशन क्यों होती हैं भाई? इस हार्मोन एपिनेफ्रीन की वजह से। आप स्टेज पे जा रहे हैं, आप जितना भी कोशिश करें कि भाई मेरे अंदर ये परेशानी वाली और ये अलामत पैदा ना हो, आप शुरू में उनको कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो हार्मोन है ये पैदा हो जाता है। और ये हार्मोन आपके अंदर नर्वसनेस, बेचैनी, बेकरारी, शिवरिंग, कांपना शुरू हो जाना, और ये इस किस्म के अलामत आपके अंदर जरूर पैदा करवाएगा। और ये हार्मोन पैदा होने की वजह से ही हमारे अंदर ये सारी अलामत डेवलप हो जाती हैं। तो चलते हैं जी नेक्स्ट हार्मोन की तरफ, दैट इज नॉरएपिनेफ्रिन। दूसरा हार्मोन जिसको हम नाम दे रहे हैं नॉरएपिनेफ्रिन। इसका भी पुराना नाम नॉरएड्रेनालिन है। जैसे एपिनेफ्रिन का पुराना नाम एड्रेनालिन था, इसका पुराना नाम है नॉरएड्रेनालिन। नॉरएपिनेफ्रिन हार्मोन ये इस एपिनेफ्रिन हार्मोन के बिल्कुल अपोजिट काम करता है। इट वर्क्स अपोजिट टू एपिनेफ्रिन। ये एपिनेफ्रिन के बिल्कुल अपोजिट काम करता है। एपिनेफ्रिन ने तो हमारे अंदर इमरजेंसी सिचुएशन पैदा कर दी थी, स्ट्रेस की सिचुएशन पैदा कर दी थी, लेकिन ये हार्मोन नॉरएपिनेफ्रिन हमारी बॉडी में दोबारा से नॉर्मल सिचुएशन पैदा करवाएगा। इट ब्रिंग्स बैक द बॉडी टुवर्ड्स नॉर्मल कंडीशन। ये हमारी बॉडी को वापस नॉर्मल कंडीशन में लेके आता है। अब वो कैसे लेके आता है जी, लेट्स सी। जिस तरह यहां पे हमने कहा था कि ये दिल की धड़कन को तेज कर देता है, ओके जी, यहां पे ये दिल की धड़कन को कम करके नॉर्मल पे लेके आएगा। इट डिक्रीजेस हार्ट बीट टू द नॉर्मल। नॉर्मल लेवल। सिमिलरली ब्लड प्रेशर को कम करेगा, डिक्रीजेस ब्लड प्रेशर टू द नॉर्मल। वेंटिलेशन रेट को कम करेगा। सारी आप नोट करें, मैं सारी की सारी जो ये सिम्टम्स हैं वो इस एपिनेफ्रिन की सिम्टम के अपोजिट लिख रहा हूं। ओके, डिक्रीजेस रिस्पायरेशन रेट। अच्छा, ये ख्याल रखना, ये कम करके नॉर्मल पे लेके आएगा, ये नहीं कि ये बिल्कुल कम कर देगा। रिस्पायरेशन रेट टू द नॉर्मल। ओके, अच्छा, यहां पे ग्लूकोज की वैल्यू बढ़ना शुरू हो गई थी, यहां पे कम होना शुरू हो जाएगी। इट डिक्रीजेस ग्लूकोज लेवल टू द नॉर्मल। तो ये सारे के सारे फंक्शन जो थे नॉरएपिनेफ्रिन हार्मोन के हैं। सिमिलरली ये यहाँ पे प्यूपल्स की डायलेटेशन हुई थी, तो यहाँ पे कॉन्स्ट्रिक्शन होगी, कॉन्स्ट्रिक्ट्स द प्यूपल। नहीं जी, हमने एड्रिनल ग्लैंड को डिटेल में डिस्कस कर लिया, उसके जो एड्रिनल कॉर्टेक्स के हार्मोन थे वो भी पढ़ लिए, एड्रिनल मेडुला के हार्मोन भी पढ़ लिए। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि ये एड्रिनल ग्लैंड के डिसऑर्डर कौन से हैं। अगर किसी पेशेंट में एड्रिनल ग्लैंड काम करना छोड़ दे, उसमें कोई डैमेज हो जाए, तो उसकी वजह से कौन से प्रॉब्लम पैदा हो सकते हैं। एडिसन डिजीज क्या है, कुशिंग सिंड्रोम क्या है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। थैंक यू वेरी मच।